चलिए नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर एक नई क्लास में आपका स्वागत है। हम एप्टेक पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न आए हैं वो मैं आपको वन रक्षक के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो एग्ज़ाम अभी एप्टेक ने ली है उन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ये क्लासेस के टाइम टेबल है। वन रक्षक के लिए जो स्पेशली हमने क्लासेस शुरू करी है वो आपकी हिंदी की करी है, जो कि शाम को 5 बजे है। मैथ्स की मेरी क्लास आपको रोज रात को 8 बजे मिलेगी। ठीक है, बाकी जीके सुबह 10 बजे चलती है लाइव, आपको पता ही है। साइंस आपको दोपहर 1 बजे मिलती है, और इंग्लिश शाम को 6:15 बजे आपको मिलती है रेगुलर। ठीक है, तो ये क्लासेस आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। बाकी होली ऑफर तो खत्म हो गया है, पर आप इन सारे बैचेस में जुड़ सकते हो। ठीक है, और व्यापम की लगभग सारी ही परीक्षाओं की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हो। अगर आप टीचर्स भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। चलो भाई, पहला सवाल से हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की, है ना। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दो संख्याओं का योग 96 है। दोनों संख्याओं का रेशो 7:9 में है। उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखो, दो संख्याएं 7:9 में है। हमें पता है दोनों संख्याओं का जो योग है वो 96 है। अगर योग 96 है तो आप बताओ इन दोनों का योग कितना आएगा। 7 और 9 16 आ जाएगा। हमारे हिसाब से योग 16 है। प्रश्न के हिसाब से कितना है, 96 है। तो 16 का 6 गुना होता है 96। हमें पूछा क्या है, दोनों संख्याओं में अंतर पूछा है। तो दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है बताओ। दो का। दो की वैल्यू निकालनी है, तो देखो हमें दो का 6 गुना करना है। तो दो का 6 गुना 12 हो जाएगा। 12 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, ये बताओ, किसी नगर की जनसंख्या हर साल 10% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखिए, अभी वर्तमान में जनसंख्या हमारी 50,000 है, और ये जो 50,000 जनसंख्या है ये हर साल 10% की दर से बढ़ रही है। तो अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग में आपकी जनसंख्या किसी शहर की 50,000 थी, तो अगर वो हर साल 10% बढ़ी, 10% का मतलब 100% थी जनसंख्या, 10% बढ़ गई तो 110% हो गई। 110% हो गई ये पहले साल। फिर 10% बढ़ी तो 110% हो गई दूसरे साल। फिर 10% बढ़ी तो 110% हो गई तीसरे साल। ये 3 साल तक 10 10 10 10% बढ़ती रही। तो 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी आपकी, ये पूछा है आपसे। चलो सॉल्व करते हैं। दो दो चार दो छः, छः जीरो कट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 11 गुना 11 गुना 11 1331 होता है, आप जानते हो। और इंटू में कितना है, 5 है। तो मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 5 तिया 15 की 5, एक बचा। 13 पजे 65 और एक 66, यानी कि 6655। 6655। 6655, ये आपकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ है क्या। 5 एकम 5 आ गया। 5 तिया 15 की 5, एक बचा। 5 तिया 15 और एक 16 की 6, एक बचा। 5 एकम 5 और एक 6, बिल्कुल सही है। तो 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी। अच्छा, ये 110 है ना, तो यहाँ पर एक जीरो भी तो आएगा, यानी कि इतनी होगी 66,550। 66,550 होगी। ये 11 मैंने देखा नहीं था, ये जीरो नहीं देखा था। ठीक है, देखो, 6 अल्फा बराबर 9 है, और 8 अल्फा बराबर 12 है, तो 10 अल्फा पूछा है। 6 अल्फा बराबर 9 है, और 8 अल्फा बराबर भी कितना है, 12 है। तो हमें 10 अल्फा का मान पूछा है। 10 अल्फा कितना होगा। ठीक है, देखो 10 लाना है। ये दोनों किससे कट रहे, 3 से कट रहे। देखो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। अब 2 अल्फा को 10 अल्फा बनाना है तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। इस 3 में भी 5 का गुणा कर दीजिए। कितना आ गया, 15। 15 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आपका मन नहीं माने और मन बोले कि इससे करके बताओ, तो मैंने कहा देखो ये दोनों हैं, 4 से काट दो। 4 दूनी 8, और 4 से कटेगा 3 बार।
तो 2 को कितने से गुणा करें कि 10 आए? 5 से। 3 में कितने से गुणा करें कि 15 आए? 5 से। तो भी आपका 15 ही आएगा। दोनों ही कंडीशन में आपका 15 ही आंसर आएगा, किसी भी कंडीशन से कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो 10 अल्फा का मान तो 15 ही बनेगा। ठीक है, चलो। एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है हमें। इसकी भुजा 10 है। देखो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है। ये 10 है तो ये भी भुजा 10 होगी, ये भी भुजा 10 होगी। ठीक है, उसका एरिया पूछा है। देखो समबाहु त्रिभुज का एरिया, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये आ गया √3/4 इंटू भुजा। भुजा कितनी है उसकी? 10, तो 10 का स्क्वायर करना है, 100 बन जाएगा। ठीक है, चलो 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो ये आ गया 25√3। कितना आ गया? 25√3। 25√3, ये इसका एरिया बन जाएगा 25√3। पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। हम्म, देखो एक माँ है और उसकी बेटी की आयु का योग है 64 वर्ष। माँ और बेटी की उम्र टोटल मिला के 64 साल है। ये बोल रहा है 8 साल पहले। देखो 8 साल पहले, एक माँ है एक बेटी है। ये माँ है, ये बेटी है। 8 साल पहले क्या बात हुई थी? तो 8 साल पहले क्या था, ध्यान से समझना। 8 साल पहले माँ की आयु बेटी की आयु का 7 गुना थी। जो माताजी थी वो बेटी का 7 गुना थी। माताजी बेटी का 7 गुना थी। ये जो माँ है वो बेटी का 7 गुना है। वो बेटी का 7 गुना है। बेटी का 7 गुना है। ठीक है, ओके। ये 8 साल पहले की बात है। क्योंकि ये रेशो कब का है? 8 साल पहले का। और आज दोनों मिला के हैं 64 के। तो अगर आज दोनों मिला के 64 के हैं, मेरी बात समझना, आज दोनों मिला के कितने के हैं? 64 के हैं। तो 8 साल पहले दोनों मिला के कितने के थे? भाई अगर आज इनकी उम्र 64 ईयर्स है, तो 8 साल पहले दोनों को 8 साल कम करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 16 कम करना पड़ेगा। तो 14 - 6 यानी कि 8 बचा। 6 - 2 यानी कि 4 बचा। यानी कि 8 वर्ष पहले दोनों 48 साल के थे। तो दोनों 48 साल के थे। तो देखो यहाँ पे 7 और 1 हो गया 8, यानी कि 8 का मान 48 था। तो 8 का ये 6 गुना था, है ना? 8 का ये 6 गुना था। तो हमें क्या पूछा है? माँ की आयु बताओ। माँ कितने की हो गई? 7 यूनिट की। तो 7 यूनिट का 6 गुना कितना हो गया? 42। तो 42 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, है ना? लेकिन आंसर नहीं होगा ये कब की उम्र है? 7 यूनिट। 7 यूनिट चूंकि रेशो है ये 8 साल पहले का। तो माँ की उम्र पूछी हमें वर्तमान। देखो यहाँ पे माँ की हमें कौन सी उम्र चाहिए? वर्तमान आयु पूछी है माँ की। वर्तमान आयु मतलब माँ अभी कितने की है। तो देखो माँ कब की है ये उम्र? 7 यूनिट कब की उम्र है? 8 साल पहले की। तो माँ 8 साल पहले इतने की थी। तो आज 8 साल बड़ी हो गई होगी माँ, यानी कि 42 में 8 जोड़ दोगे तो 50 साल की हो गई आज मम्मी। तो माता जी 50 साल की हो गई। फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका। बोलो बात समझ में आ गई? आ गई ना? एक समूहित आंकड़े की कुल आवृत्ति 100 है। सभी वर्गों की चौड़ाइयों का योग 50 है। औसत आवृत्ति घनत्व क्या होगा? देखो औसत जब भी आपको निकालना हो तो वो हमेशा होता है कुल आवृत्ति बटे योग, है ना? चौड़ाइयों का योग। ये मैं समझाऊंगा, ये हिस्टोग्राम के क्वेश्चन हैं। गलती से यहाँ पे आ गए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ 100 बटे में 50 कर देना, है ना? तो 2 आ जाएगा। एवरेज फ्रिक्वेंसी डेंसिटी, है ना? एवरेज फ्रिक्वेंसी डेंसिटी 2 आ जाएगी इसकी। ये मैं पूरा एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां पर ये क्वेश्चंस करा दूंगा वापस से। क्योंकि पहले इसका थ्योरी पढ़ाऊंगा तो ये जाके समझ में आएंगे कि ये क्या है, आवृत्ति क्या है, चौड़ाइयाँ क्या है ना, घनत्व क्या है। जितने इसके रिजल्ट्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, सब पढ़ाऊंगा डिटेल में। ठीक है। इनकी 3 4 वीडियो अलग अलग ही दूंगा मैं आपको, पूरी की पूरी। ठीक है, ये बताओ। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। अगर दो त्रिभुज समरूप हुए हैं, मेरी बात समझना, तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया।
एक त्रिभुज ये हो गया, तो देखो त्रिभुज ए बी सी है और ये डी ई एफ है। ये समरूप हो गए, दो त्रिभुज समरूप हो गए, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ए बी 12 हो गया, बी सी 15 हो गया, डी ई 8 हो गया, ई एफ 10 हो गया। ए सी की लंबाई ज्ञात करना है। अगर डी एफ 13 दे रखा है, देखो ये डी एफ हमें 13 गिवन है, ध्यान रखना है। अगर दो त्रिभुज समरूप हुए ना, और ए बी सी और डी एफ समरूप बोला है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, कि ए बी की भुजा का रेशियो डी ई की भुजा के रेशियो के बराबर होगा। उसके बाद बी सी भुजा का रेशियो ई एफ भुजा के बराबर होगा। उसके बाद ए सी भुजा का रेशियो डी एफ भुजा के रेशियो के बराबर होगा। मैं इधर ए बी देखूंगा तो इधर डी ई, ए बी और डी ई को देखूँ तो ये 12 है, ये 8 है, ये इसका कितने गुना हो रहा है बताओ? 1.5 गुना है क्या? 1.5 टाइम्स। देखो ऐसे ही ये यहाँ बी सी है, आखिरी के दो ई एफ है, तो बी सी भुजा ई एफ का भी 1.5 गुना होगा। देखो यहाँ 10 से 15 हो गया, 1.5 ही तो गुना हो रहा है। तो इसका मतलब आंख बंद करके बोलना पड़ेगा कि यहाँ 13 है ना, तो ये 13 का 1.5 गुना आएगा, यहाँ 13 का 1.5 गुना आएगा, 1.5 टाइम्स। तो अगर मुझे ए सी भुजा चाहिए, क्योंकि मैंने एक्स मान लूँ इसको, जो एक्स होगा ए सी बराबर, वो होगा इस 13 का 1.5 गुना, यानी कि 13 गुना 1.5 हो जाएगा। 15 तिया 45 की 5 है ना, 4 बचा, 15 कम 15 4 19, तो 19.5 आ जाएगा आंसर आपका, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक त्रिभुज की दो समान भुजाएं हैं, देखो दो समान भुजाएं हैं, दो समान भुजाएं हैं 13 मीटर की। एक त्रिभुज की दो समान भुजाएं हैं 13 मीटर की। अगर ये त्रिभुज बनाया मैंने, दो समान भुजाएं 13 मीटर की है, तो ये 13 मीटर की आ गई दो भुजाएं। मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी दो भुजाएं बराबर हो गई आपस में, ये भुजा भी 13, ये भुजा भी 13 है, और आधार 10 है। अगर ये पूरी भुजा 10 है, तो ये 5 इधर आ गई, 5 इधर आ गई। समद्विबाहु त्रिभुज की खूबसूरती यह है कि जैसे ही मैंने इसमें एक ऊंचाई डाली, हाइट डाली, तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाती है। तो अगर ये भुजा 5 है, ये 13 है, तो डेफिनेटली हाइट इसकी 12 बन जाएगी। और हमें क्या पूछा है? इसका एरिया बताओ। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? अगर उसकी ऊंचाई दे रखी है और आधार दे रखा है, तो उसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस। बेस पूरा कितना हो गया? पूरा बेस हो गया 10, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गई 12, तो 12 इंटू 10 120, 120 का आधा करेंगे 60, इसका एरिया बनेगा 60, यानी कि पहला ऑप्शन आंसर बन जाएगा मेरा। बात समझे कुछ? हम्म? ठीक है, ये बताओ। एक समांतर चतुर्भुज का आधार दे रखा है, भाई समांतर चतुर्भुज ये होता है इस तरीके से। इसमें क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है और समांतर होती है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। ये बोल रहा है इसका आधार 15 है, मान लेते हैं, ये आधार मान लिया मैंने 15, तो इसकी ऊंचाई 10 है। हाइट कहाँ बनेगी इसकी? हाइट बनेगी किसी भी एक शीर्ष से आधार पे एक परपेंडिकुलर खींच दो, ये इसकी हाइट हो गई, जो कि 90 डिग्री पे आएगी। तो ये ऊंचाई कितनी आ गई यहाँ पे? इसकी ऊंचाई आ गई 10, है ना। तो इसका एरिया कितना बनेगा? इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट।
तो बेस हमारा 15 है, हाइट हमारा 10 है, 15 × 10 यानी कि इसका एरिया 150 बन जाएगा। ठीक है, का एरिया 150 बन जाएगा। क्लियर है? ये बताओ, देखो 15 × 3 है, डिवाइड बाय 12 + 9 डिवाइड बाय 3। सबसे पहले होता है ब्रैकेट सॉल्व, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में भी सबसे पहले जुड़ेगा कि भाग होगा? भाग होगा। 9 में भाग देंगे सबसे पहले 3 का, तो 9 में भाग दिया 3 का कितना आएगा? 9 में भाग दिया 3 का तो आएगा 3। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 12 में 3 जुड़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 15, है ना। अब क्या होगा? 3 में भाग जाएगा 15 का, तो देखो ये 15 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, इंटू भी अपनी जगह पे रहेगा। ये जो 3 है इसमें भाग जाएगा 15 का, तो भाग दोगे जब आप 15 का, तो आपको भी पता है कि ये 15 से 15 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो ये 3 हमारा आंसर आ जाएगा। 3 तो आ ही नहीं रहा यार। 3 आएंगे इसका आंसर, है ना। 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ भी नहीं है। 15 × 3 है, भागित लिखा, 12 + 9 डिवाइड बाय 3, 3 में 9 में 3 का भाग दिया, 3 बचा, 12 × 3 15 आ गया, 15 से 15 कटेगा, 3 बचेगा, बिल्कुल सही। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें गिवन है। इसके केंद्रक के निर्देशांक पूछे। देखो ये एक ट्राइंगल है, इस त्रिभुज के केंद्रों के निर्देशांक दे रखे हैं। भाई इस त्रिभुज का शीर्ष मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के निर्देशांक आ गए 2,3, बी के निर्देशांक आ गए 8,3, सी के निर्देशांक आ गए 5,7, है ना। इसका केंद्र होगा यहाँ पे, ये केंद्र है इसका। किसी भी त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक कैसे होंगे? तो देखो केंद्र के निर्देशांक है, मान लो ये x, y है, इसका O केंद्र है, तो x की वैल्यू अगर मुझे पहला वाला x निकालना है तो x होता है हमेशा पहले में पहला जोड़ के 3 के भाग दो, तो 2 + 8 + 5, 2 + 8 + 5 बटे में 3। y चाहिए तो दूसरे में दूसरा जोड़ो, 3 + 3 + 7, 3 + 3 + 7 बटे में 3। तो देखो 8 और 2 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग दिया तो 5 आ गया, और यहाँ 7 3 10 3 13, 13/3 आ गया, ये तो नहीं कटेगा, तो 5 और 13/3 आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर मेरा। ये केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे त्रिभुज के। अगर तीनों शीर्ष दे रखे हैं तो केंद्रों के निर्देशांक हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, एक नियमित पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? देखो n = 5 दे रखा है क्योंकि ये पंचभुज है, और किसी भी बहुभुज में जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण की संख्या हम कैसे निकालते हैं? विकर्णों की संख्या हम निकालते हैं n × n-3/2, n × n-3/2 ऐसे निकालते हैं। n मतलब 5 है, 5 गुना 5 - 3 यानी कि 2 बटे में कितना आ गया? 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 5। 5 हमारे सवाल का आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो समांतर रेलवे ट्रैक एक क्रॉसिंग द्वारा काटे जाते हैं। भाई दो पैरेलल वो है, ये क्रॉसिंग ट्रैक है ना। ये दो पैरेलल
रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये दो समांतर रेलवे ट्रैक है। एक क्रॉसिंग इनको काट रही है। क्रॉसिंग मतलब एक छोटा सा रास्ता है जो कि इस तरीके से जा रहा है। ना? ये क्रॉसिंग जा रही है एक रेलवे ट्रैक पे। तो ये जो क्रॉसिंग जा रही है, क्या बोल रहा है ये, कि क्रॉसिंग के, ध्यान समझना, क्रॉसिंग के एक ही तरफ बने सन्निकट आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। क्रॉसिंग के एक ही साइड बनने वाले कोण, भाई ये क्रॉसिंग जा रही है, ये पैरेलल पटरियों से ऐसे रोड गुजर रहा है, तो ये एक ही और बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होगा। तो ये क्या है, 180 डिग्री होता है। भाई पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी से अगर किसी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक ही और बनने वाले कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। वर्गाकार मैदान अगर दे रखा है तो उसका एरिया इतना है 81, इसकी भुजा कितनी होगी। देखो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। जो भी भुजा दे रखी हो वर्ग की, उस भुजा का वर्ग कर दो। क्योंकि एरिया हमें 81 दे रखा है, तो 81 किस भुजा का वर्ग करने पे आएगा बताओ जरा, 9 का। तो भुजा हमारी 9 आ जाएगी। ठीक है, भुजा हमारी 9 मीटर आ गई। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है। 48 डिवाइड बाय 8 माइनस 4 प्लस 7 इंटू 2। देखो 48 डिवाइड बाय 8 माइनस 4 प्लस 7 इंटू 2, ठीक है, 48 आ गया भागित। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 8 में से गया 4 तो बचा 4, प्लस कितना आ गया 7 इंटू 2। अब बोडमास नियम कहता है कि सबसे पहले भाग होगा, तो भाग दो, 48 में भाग दो 4 का 12 आ जाएगा, फिर प्लस। अब इंटू होता है सबसे पहले दूसरा, तो 7 गुना 2 14 आ जाएगा, तो 12 और 14 कितना होगा 26, 26 हमारा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई आपके। एक गांव में एक स्वयं सहायता समूह द्वारा सदस्यों की मासिक बचत इस प्रकार है, 300 400 500 600 700। ये बोल रहा है माध्यिका बचत कितनी होगी। भाई देखो किसी भी संख्याओं का डेटा जो दे रखा है, मतलब कोई भी डेटा दे रखा है, अगर उस डेटा की हमें माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका आप कैसे निकालते हो। सबसे पहले उस डेटा को या तो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिखते हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही अवरोही क्रम में लिखते हो आप। क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में है, आरोही क्रम में गिवन है, तो इसके बीचों बीच कौन सा डेटा है, 300 400 500 600 700 में बीचों बीच आ रहा है 500, यही हमारी माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका निकालना आसान है, दो डेटा इधर छोड़ो दो डेटा उधर छोड़ो, बीचों बीच जो आएगा वो हमारी माध्यिका हो जाएगी। बात समझे आप लोग। ठीक है, ठीक है। ये बताओ पिछले 3 वर्षों में छात्र नामांकन क्रमशः 300 320 340 रहा। देखो पिछले 3 सालों में नामांकन हुआ है, नामांकन मीन्स इनरोलमेंट, 300 हुए हैं पहले साल, 300 बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है, एडमिशन बोल लो आसान भाषा में, 300 बच्चों ने फॉर्म भरा नामांकन के लिए, नाम आने के लिए, है ना। फिर दूसरे साल 320, तीसरे साल 340, है ना। यही प्रवृत्ति जारी रहती है तो 5 वर्ष में कितना नामांकन होगा। अगर इसी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आप काम करते रहे तो 5वें साल के एंड में कितने बच्चे फॉर्म भर देंगे। देखो 3 साल तक फॉर्म भर चुके हैं ये, 300 थे, फिर 320 हुए, फिर 340 हुए, अब 360 होंगे और फिर 380 हो जाएंगे, हो गए 5 साल। तो 5वें साल में कितने हो जाएंगे, 380 बच्चे हो जाएंगे। हर साल 20-20 बढ़ रहे हैं, देखो आप गौर से, ये देखो 20 बढ़ गए, है ना, 20 बढ़ गए ना।
तो हर साल 20 बढ़ाना है। देखो ये 20 बढ़ा दिए। क्लियर? 380 हो जाएंगे। दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, दो सिक्के आपने एक साथ उछाले हैं, ठीक एक हेड आए, इसकी क्या संभावना है? देखो दो सिक्के हैं आपके पास, अगर आप उछाल रहे हो तो क्या क्या आ सकता है? दोनों पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए, या एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, या एक पे टेल एक पे हेड आ जाए, है ना? ठीक एक हेड आए, एग्जैक्टली वन हेड आए, एग्जैक्टली वन हेड आने की संभावना कितनी होगी? एग्जैक्टली वन हेड आए, तो एग्जैक्टली वन हेड आए इसकी संभावना देखो दो हो गई। टोटल कितने में से? एक दो तीन चार, चार में से ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो हमारा 1/2 आंसर आ जाएगा। 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। 1/2 आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली वन ही हेड आना चाहिए। एग्जैक्टली वन हेड आए मतलब ठीक एक ही हेड आना चाहिए, दो हेड नहीं आना चाहिए, और एक भी टेल आ जाए ऐसा भी नहीं हो। मतलब एक हेड आना ही चाहिए, एक ही हेड आए। तो एक हेड यहाँ पे आ रहा है, एक हेड यहाँ पे आ रहा है, दो ऐसी कंडीशन बनेगी, टोटल इन चार में से आधी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस, बिल्कुल आ रही है। देखो के बराबर हमें गिवन है, के बराबर गिवन है अंडर रूट में 48 माइनस अंडर रूट में 12, उसमें भाग देना है अंडर रूट 3 का। ये हमें के का मान गिवन है। तो यहाँ पे देखो के बराबर कितना आएगा? देखो 48 भी होता है, 12 चौके 48, और ये 12 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 12 चौके 48 माइनस अंडर रूट 12 बटे में अंडर रूट 3। यहाँ के बराबर कितना आएगा? देखो ये अंडर रूट 4 है, अंडर रूट में 12 भी, अंडर रूट में 4 भी, 4 बाहर निकल जाएगा 2 बन के, तो अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट में 12 माइनस कितना बचा? अंडर रूट में 12 बटे में कितना है? अंडर रूट 3। अब देखो गौर से, यहाँ पे दो बार अंडर रूट 12 में से एक बार अंडर रूट 12 गया, तो कितनी बार अंडर रूट 12 बचेगा? एक बार अंडर रूट 12 बचेगा क्या? बोलो। और अंडर रूट 3 से अंडर रूट 12 कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। देखो 3 चौके 12 होता है, तो अंडर रूट 4 बार कटेगा, और अंडर रूट 4 होता है 2। अब 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक भी तो है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, दशमलव दशमलव में ना आए। ये तो बिल्कुल नहीं है ना भाई? पूर्णांक नहीं है, ये तो पूर्णांक है, तो ये ऑप्शंस भी गलत हो गया। के एक पूर्णांक है? हाँ है। के एक प्राकृतिक संख्या है? हाँ है। तो के को एक प्राकृतिक संख्या बोला जा सकता है। के इज अ इंटीजर, पूर्णांक। के एक पूर्णांक भी तो है। जीरो से 1 से लगा करके सारे इन्फिनिटी तक सारी संख्याएं हैं, तो ये भी तो एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इंटीजर किसको बोलते हैं? पूर्णांक किसे बोलते हैं? पूर्णांक होता है आपका +1, +2, +3, +4, इन्फिनिटी तक। ये सारे पूर्णांक होते हैं, तो उसमें दो भी आता है, तो इसके आंसर दोनों सत्य है। प्राकृतिक संख्या भी होता है दो, और के एक पूर्णांक भी होता है। ठीक है, एक पूर्ण अंक होता है, एक दशमलव अंक होता है। दशमलव में संख्याएं होती है, पूर्ण अंक में पूरी पूरे अंक होते हैं। दो एक पूरा ही तो अंक है। शिल्पा शेट्टी ने 480 रुपए में एक वस्तु बेची, तो उसे 20% लाभ हुआ। देखो शिल्पा ने 480 में बेची, तो शिल्पा के अनुसार सेलिंग प्राइस है। हमारे अनुसार हमने कितने में बेचा? क्योंकि हमें हो रहा है 20% का लाभ, तो हमने 100 से 20 ज्यादा में बेचा होगा, यानी कि 120 में। तो हमने कितने में खरीदा था भाई? 100 से 20 ज्यादा में बेचा था ना, मतलब हमने खरीदा था 100 में, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 400 रुपए।
है ना, देखो ना ये 4 बार कट रहा है, 12 चौके 48, 4 गुणा 100 400 रुपए, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये बोल रहा है कि व्यापारी 10% डिस्काउंट देने के बाद 270 रुपए में बेचेगा, अंकित मूल्य क्या होगा? अगर किसी वस्तु पे 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया और 270 रुपए में बेचा, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद 270 में बेच रहा है ना, यानी कि प्रश्न के हिसाब से कितने में बेच रहा है? 270 रुपए में। और हमने कहा कि हमने कब बेचा? 10% की छूट देने के बाद बेचा, यानी कि 100 रुपए के सामान पे 10 की छूट दी, मतलब हमने 90 में बेचा। तो हमारे लिए जो अंकित मूल्य क्या था? भाई 100 रुपए था। 100 रुपए तो अंकित मूल्य था, जिसपे 10 की छूट दी तो 90 में बेचा आपने, प्रश्न के हिसाब से उतने में बेचा। तो देखो 9 × 3 = 27 आ गया, तो 3 × 100 आ गया 300 रुपए, यानी कि उसका अंकित मूल्य 300 रुपए था। 300 रुपए डी ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, चलो फिर ये बताइए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोगकर्ता को वर्ग और वृत्त चुनने का विकल्प देता है। भाई कंप्यूटर बेस्ड एआई आ गया है, इसने क्या बोला कि आप या तो वर्ग चुनिए या फिर वृत्त में से कोई एक चुनिए। अगर आप वर्ग चुनोगे तो 100 नंबर मिलेंगे और वृत्त चुनोगे तो 200 नंबर मिलेंगे। उपयोगकर्ता का लक्ष्य अधिकतम अंक प्राप्त करना है, तो सबसे तार्किक विकल्प क्या होगा? भाई अगर वर्ग चुनने पे 100 नंबर मिल रहे हैं और वृत्त चुनने पे 200 नंबर मिल रहे हैं और वो चाहता है कि उसे ज्यादा नंबर मिले, तो सीधी बात है वो वृत्त चुनेगा, क्योंकि 200 नंबर मिलेंगे। तो वो दोनों चुनेगा, वर्ग चुनेगा कि वृत्त चुनेगा? वृत्त चुनेगा। क्या सवाल है भाई, क्या सवाल है, बताओ। क्या घटिया क्वेश्चन आया है, बताओ। हैं? अब यही देखना रह गया था अपने को, है क्या चुनना है? ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है? ये बताओ, आनंद ने 2400 किलो गेहूं की कटाई की और उसने बाजार में इतने किलो गेहूं बेच दिया। भाई उसने 2400 किलो गेहूं काटे, 2400 किलो गेहूं काटे और उसने कितने गेहूं बेच दिए? कितने गेहूं बेच दिए बताओ? तो 3 की घात 3 इंटू 15, कितने गेहूं बेच दिए? 3 का क्यूब होता है 27, इंटू कितना होता है 15, 15×7 = 105 हासिल 10 बचा, 15×2 = 30 में 10 जोड़ा 40, यानी कि 405 किलो बेच दिया उसने। तो 2400 में से 405 किलो बेच दिया, तो कितने किलो बचा? 2400 में से 400 गया तो 2000 बचा, 2000 में से भी 5 गया तो 1995 बचा, तो 1995 किलो शेष बचा। अब 1995 किलो शेष बचा, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, एक बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उस बेलन का आयतन है 7065, उसकी त्रिज्या कितनी होगी बताइए जरा। एक बेलन की ऊंचाई और उसका आयतन गिवन है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी बताओ। देखो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, तो πr²h का मान हमें दे रखा है 7065, है ना। देखो पाई का मान होता है 3.14, तो पाई देखो क्वेश्चन में दे रखा है पाई बराबर 3.14, प्रयोग करो तो पाई का मान आ गया 3.14 इंटू आर का वर्ग, आर हमें निकालना है तो आर का वर्ग कर देते हैं, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 15 है, बराबर कितना आ गया? 7065 आ गया, है ना। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं, चलो 15 से काट देता हूँ मैं। 15 से कट रहा है क्या? 7 5 12 6 18, 3 से तो कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 से कट जाएगा। देखो 15×4 = 60, 15×4 = 60, 10 बचा, 106 आ गया, 15×7 = 105, एक बचा, 15 है कम 15, 471 आ गया, 3.14 है यहाँ पे, तो r² बराबर कितना आ गया? 471 बटे में 3.14, है ना। अब देखो यहाँ पे ये दशमलव हटेगा तो यहाँ कितने 2 जीरो लग जाएंगे,
है ना, इसको काट दें अपन। इससे कटेगा यार ये, भाई 47,100 आ गया। इसको एक काम करो ना, आधा कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं इसको तो। दो एक कम दो, है ना, दो एक कम दो, दो पजे 10, दो सते 14, दो से कटेगा 50 बार, है ना। ये देखो इसका 3 गुना दिख रहा है, 7 तिया 21 की, एक दो बचा, 15 तिया 45, 2 47, बिल्कुल इसका 3 गुना आ गया। तो 3 गुना 50, 150 आ गया, यानी कि आर स्क्वायर हमारा 150 आ गया। आर पूछा है तो आर बराबर वर्ग हटाया तो वर्गमूल आ जाएगा 150। क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 से थोड़ा सा ज्यादा है ये, तो 12 के स्क्वायर से हल्का सा ज्यादा 12.25, यानी कि ये 12.25 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, तो ये 144 और 169 के बीच में है 150, मतलब 12 और 13 के बीच में है, तो 12 और 13 के बीच में एक ही ऑप्शन है ना, 12.25, 12.25। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। साइन थीटा आ गया कोस 90 माइनस थीटा। देखो साइन थीटा बराबर दे रखा है कोस 90 माइनस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताओ। कोस 90 माइनस थीटा भी तो, बताओ, कोस 90 माइनस थीटा भी तो साइन थीटा ही होता है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो अगर ये दोनों ही मान बराबर हैं, तो किस कोण के लिए सत्य होंगे, ये दोनों कब बराबर होंगे भाई, 45 डिग्री पे भी, 30 पे भी, 10 पे भी, सभी पे बराबर होंगे। तो कोई भी एंगल ले लीजिए, दोनों के मान बराबर आएंगे, सीधी बात है। ठीक है, ये बोल रहा है एक्स माइनस वाई बराबर 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 19 है। देखो एक्स माइनस वाई बराबर 3 है, एक्स माइनस वाई बराबर 3 है, और हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर कितना, 19। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना होगा, ठीक है, ये हमें पूछा है। पहले तो एक बात बताओ, अगर हमें ये पूछा है तो ये फॉर्मूला लगा लो, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर आप भी जानते हो एक्स माइनस वाई का मान हमें 3 दे रखा है, और इसका मान हमें 19 दे रखा है। 19 इंटू 3 करना है, 19 या 57 आंसर आ जाएगा आपका, 19 या 57 आंसर आ जाएगा। तो 57 आपका आंसर आएगा, सी ऑप्शन। 57 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, 57 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लैपटॉप की बिक्री का औसत मूल्य 50,000 है। एक लैपटॉप का मूल्य 55,000 रुपये होना चाहिए था, लेकिन गलती से 45,000 दर्ज दर्ज किया गया, तो संशोधित औसत मूल्य क्या होगा। देखो, तो लैपटॉप का प्राइस, तो लैपटॉप का प्राइस कितना है, 50,000, है ना। तो लैपटॉप का प्राइस कितना आ गया, 50,000 आ गया। तो लैपटॉप का प्राइस 50,000 आ गया। एक लैपटॉप का मूल्य, ध्यान से समझना, एक लैपटॉप का मूल्य 55,000 रुपये होना चाहिए था, लेकिन गलती से 45,000 रुपये दर्ज किया गया। भाई लैपटॉप का प्राइस कितना होना चाहिए था, 55,000, पर आपने गलती से 45,000 लिखा है, यानी कि 55,000 होना चाहिए था, आपने लिखा 45,000, आपने 10,000 कम लिखा है। जब इन 100 डेटाओं का कैलकुलेशन किया होगा, तो वो 10,000 अभी इसमें बढ़ाना पड़ेगा,
क्योंकि कम लिखा था, तो 10,000 की वृद्धि होगी किसमें, इन टोटल 100 लैपटॉपों के प्राइस में, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 100 जुड़ जाएंगे, तो नया एवरेज क्या बनेगा, 50,000 में 100 जोड़ दोगे तो 50,100। ये मेरा आंसर आ जाएगा 50,100। फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये बताओ, सी प्लस डी का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है, ताकि 8 अंकों की संख्या ये 15 से विभाज्य हो जाए। भाई देखो, एक संख्या दे रखी है 739 C2D40, ये संख्या आपकी 15 से कटेगी। अच्छा, कोई संख्या 15 से कटती है, इसका क्या अर्थ है कि वो संख्या 5 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। 5 से कटने का अर्थ है कि उसका इकाई का अंक या तो 0 या 5 हो। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, मतलब ये 5 से तो पूरी संख्या कटेगी। तो 5 तो अब हम चेक कर नहीं पाएंगे, अब हमें केवल 3 से चेक करना है। इसका अर्थ है कि ये पूरी संख्या आपकी 3 से कटनी चाहिए, और 3 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कटे। ठीक है, तो मैंने इस संख्या के अंकों का योग किया, तो 7 + 3 + 9 + C + 2 + D + 4 + 0 बटे में 3 आ गया। तो आप देखो, 7 और 3 10, 10 और 11 21, और 4 25, 25 आ गया। 25 को भी आपस में जोड़ दो, 5 और 2 कितना आ गया, 7 आ गया। इसका डिजिटल सम 7 आ गया, क्योंकि जहां जहां 9 है वो मैं हटा दूंगा। डिजिटल सम आपने पढ़ा होगा, 7 और 2 9 होता है, हटा दिया। तो 4 में 3 जोड़ा कितना आया, 7। 7 में ये सी जोड़ दो, डी जोड़ दो, 7 में सी जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, तो ये 3 से कटना चाहिए। यही हमारा सवाल है। लेकिन हमें प्रश्न में क्या बोला है, ध्यान से समझना, इस सी और डी का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है। सबसे बड़ा मान ऐसा क्या होगा जो मैं यहाँ पे सी और डी का योगफल रख दूं कि 7 जोड़ने पे 3 से कट जाए। भाई सबसे बड़ा मान ऑप्शन में देखो, सबसे बड़ा मान है 17। अगर मैं 17 रख दूं यहाँ, तो 7 में 17 जोड़ा तो कितना आएगा, 17 और 7 24, और 24 आपका 3 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है 8 बार, यानी कि सी प्लस डी का अधिकतम मान ही 17 आ जाएगा। बात समझे, ये जो 17 है ना हमारा, यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू है ना, जो कि 7 में 17 जोड़ देंगे तो 3 से कट जाएगा, ये 24 आ जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 17 ही आंसर आ जाएगा। 17 छोटे चेक भी नहीं करना है, क्योंकि अधिकतम बोला है ना उसने। चूज द करेक्ट रिजल्ट फॉर ये। भाई 25 गुणा 3 दे रखा है, 25 गुणा 3 दे रखा है, माइनस का 40 है, और भागित कितना आ गया, 5, है ना। देखो, ये ब्रैकेट आ गया, 25 दिया कितना आ गया, 75, 75 माइनस 40 आ गया, को डिवाइड करना है 5 से। 75 में से 40 गया, कितना बचेगा, 35, है ना। 75 में से 40 गया तो कितना बचेगा, 35। 35 को भाग देना है 5 से, तो 7 आएगा क्या, 7 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, एक सब्जी विक्रेता की साप्ताहिक बिक्री इस प्रकार रही कि माध्यिका बिक्री राशि क्या होगी। भाई देखो, इस ये डेटा दे रखा है आपको, 12 14 16 18 20, है ना। माध्यिका राशि की गणना कीजिए। भाई माध्यिका राशि, ये माध्यिका होगी बीचों बीच इसकी, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो बीचों बीच की संख्या ही हमारी क्या कहलाएगी, माध्यिका। तो माध्यिका हमारा 16 आंसर आ जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर ये बताओ, एक गोलाकार टंकी जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है को एक शंकु के आकार के बर्तन से खाली किया जाता है। टंकी को शंकु से खाली किया गया है।
जिसकी त्रिज्या 1 है, ऊंचाई 3 है। टंकी को खाली करने के लिए शंकु को लगभग कितनी बार भरना पड़ेगा? शंकु को कितनी बार भरना पड़ेगा बताओ। मतलब एक गोलाकार टंकी है, ये इसी गोल टंकी है, इसमें आपने शंकु कितने डाले, बस ये बताओ कि कितने शंकु आपने डाले इसमें। ठीक, कितने शंकुओं का आयतन इस गोले को भर पाएगा, ये पूछा है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। तो कितने शंकु चाहिए, तो इंटू एक्स कर लीजिए ताकि ये वॉल्यूम आ जाए। भाई एक शंकु के अंदर इतना पानी आएगा, कितने शंकु चाहिए कि इतना पानी भरना है हमें टोटल। सॉल्व करो, देखो पाई/3 से पाई/3 कट जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर 4 है गुना गोले की त्रिज्या कितनी हो गई? गोले की त्रिज्या दे रखी है 7, तो 7 का क्यूब आ गया 343 बराबर, यहाँ r का वर्ग है भाई, जो शंकु है उसकी त्रिज्या 1 है, तो 1 का वर्ग 1 आ गया, इंटू हाइट हमारी 3 आ गई, इंटू एक्स आ गया। इस 3 से मैं इसको काट दूंगा, 3 से मैं इसको काट दूंगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, एक बचा, फिर 3 तिया 9, इतना आ गया। तो 4 का भाग दो, 4 तिया 12 की 2, एक बचा, एक बचा, 14 चौके 56 और एक 57, और 4 एकम 4, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो लगभग 457.2 बाल्टी भरनी पड़ेगी। अब दशमलव में तो बाल्टी भराती नहीं है, आप भी जानते हो, कोई भी बाल्टी पॉइंट में तो आप भरोगे नहीं, तो लगभग आपको उसके करीब लेना है, यानी कि इसके लगभग आपको 457 से ज़्यादा पूरी बाल्टी भरनी पड़ेगी, 458। तो 458 बाल्टियां भरेगी लगभग। देखो ऑप्शंस में भी लगभग में पूछा है, लगभग में बताना है, 458 बाल्टियां भरनी पड़ेगी। बात समझ में आई आपके कि नहीं आई? प्यारी समझ गई कि नहीं समझी, बोलो। ठीक है, प्यारी समझी कि नहीं समझी, कमेंट करना प्यारी। जब जीवा वृत्त के केंद्र के करीब आती है तो उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो एक सर्कल बनाया मैंने, ये वृत्त हो गया। अगर मान लो इस वृत्त का केंद्र यहां पर है और इसकी जीवा यहां पे है, इस जीवा को मैं ऊपर की साइड ले गया, है ना, तो यही जीवा आपकी केंद्र की ओर यहां पे आ गई, सपोज करो ये वाली। तो जितना मैं केंद्र के करीब ले गया, उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई उसकी लंबाई बढ़ गई, देखो, तो लंबाई बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है ना उसकी लंबाई। अगर कोई जीवा यहाँ थी और उस वृत्त का केंद्र यहाँ था, तो उसको जितना केंद्र की तरफ ले जाओगे तो उसकी जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी, तो इंक्रीज होगी ना, बढ़ेगी। देखो बढ़ रही है, यहाँ छोटी सी थी, यहाँ कितनी लंबी हो गई, सीधी बात है उसकी लंबाई बढ़ेगी। ये बताइए, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र का 4 गुना है। भाई पिता की वर्तमान आयु जो है वो उसके पुत्र का 4 गुना है, पुत्र का 4 गुना है। पुत्र 1 साल का है तो पिता 4 साल का हो गया, है ना, ये प्रेजेंट एज है इनकी। ये बोल रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा? पिता की आयु पुत्र का 3 गुना हो जाएगी, पिता की आयु 3 गुना हो गई पुत्र के 10 साल बाद। तो ये उम्र दे रखी 10 साल बाद की, तो देखो ये प्रेजेंट एज है, ये 10 साल बाद दे रखी उम्र। तो आप ये बताओ, प्रेजेंट एज दे रखी है, उसमें होने वाला चेंजेस दे रखा है कि 10 साल बाद इसकी उम्र और इसकी उम्र मिलाएं तो 3 1 आ जाएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं क्या? यस भाई, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 और 3 का अंतर आएगा 4 - 3, किसके बराबर आएगा ये? तो आप यहाँ देखो, 10 तिया 30, 10 एकम 10, तो 10 तिया 30 -10, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 की वैल्यू आ गई 20 के बराबर। पुत्र की वर्तमान आयु पूछी हमें, पुत्र की वर्तमान, पुत्र की प्रेजेंट एज आ गई 1 यूनिट, तो 1 की ही वैल्यू 20 साल है, यानी कि बेटा, हीरा बेटा 20 साल का है। हीरा बेटा कितने साल का है?
हीरा बेटा हो गया हमारा 20 साल का। ठीक है। ये बताओ, 60 में भाग देना है 6 का तो 10 आ जाएगा। इंटू में कितना है, 4 है, -10 है, तो 10 में 4 का गुणा होगा 40 -10। आपको बोर्ड मास हमेशा याद रखना है, सबसे पहले डिवाइड होता है, ये रूल नंबर 1 है। दूसरा, मल्टीप्लाई होता है सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे जोड़ होगा। चौथे नंबर पे घटाव होगा। और इसके भी पहले 0 नंबर पे क्या आता है, ऑफ। ऑफ यानी कि कहीं पे अगर का की के लिखा है, का या के, है ना, तो वो हल होता है। और उसके भी पहले कोष्ठक हल होते हैं, ब्रैकेट। ये क्रम याद रखना, सबसे पहले कोष्ठक हल होता है, फिर ऑफ अगर कहीं लिखा है बीच में तो वो, फिर भाग गुणा जोड़ घटाओ। तो यहाँ सबसे पहले भाग किया मैंने क्योंकि भाग होगा, ये भाग हो गया, 60 में 6 का भाग दिया 10 आ गया, इंटू 4 है, फिर -10 है। अब भाग हो गया तो अब गुणा बचा, तो गुणा ही तो है इसमें, और क्या है, गुणा ही होगा। तो 10 चौके 40, आप घटा मत देना कि 4 में से 10 गया तो माइनस का 6 आ गया, सवाल ही सॉल्व नहीं होंगे ऐसे, है ना। तो 40 -10 30 हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर। एक बेलनाकार जल टंकी जिसकी त्रिज्या 5 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, इस टंकी का टोटल सरफेस एरिया बताना है। किसी भी टंकी का, बेलनाकार टंकी है तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया, बेलन का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr r+h, ये होता है। तो 2 इंटू पाई, पाई की जगह ये कह रहा है 3.14 यूज कीजिए, 3.14 इंटू आर। आर कितना है, रेडियस, रेडियस 5 मीटर है, और इंटू आर और एच को जोड़ दीजिए भाई, 5 में 12 जोड़ दो, 12 5 17 आ जाएगा। बस ये गुणा करना है आपको। तो देखो, 5 दूना 10 आ गया, 10 का गुणा करते ही 31.4 आ जाएगा, और उसमें सीधा सीधा 17 का गुणा कर देना है बस। तो 17 चौके 68 की 8, हासिल 6 बचा, है ना, 17 एकम 17 और 6 23 की 3, हासिल 2 बचा, 17 तिया 51 और 2 53, 533.8, 533.8, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, है ना, 533.8 आ जाएगा करेक्ट आंसर। 8 12 16 का एवरेज बताओ, 8 12 16 का एवरेज बताओ। एवरेज क्या आएगा, एवरेज आएगा बीचों बीच की संख्या, बीचों बीच की संख्या कितनी हो गई, 12, क्योंकि अंतर समान है इनमें, है ना, 12 आंसर आ जाएगा। अगर अंतर समान नहीं होता ना, देखो 8 और 4 12, 12 और 4 16, 4 4 का अंतर सेम है, तो बीचों बीच की संख्या ही एवरेज हो जाएगी। अगर अंतर अलग अलग होगा ना, तो फिर सारी संख्याएं जोड़ के 1 2 3, 3 संख्याएं, 3 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है। ये बताओ, एक डिब्बे में 3 हरी 7 पीली गेंदें हैं, एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली गई तो उसके पीली होने की क्या प्रोबेबिलिटी। भाई देखो, हरी गेंदें कितनी है, 3, पीली गेंदें कितनी है, पीली गेंदें हो गई 7। ये बोल रहा है पीली गेंदें निकले, इसकी प्रायिकता क्या है। देखो, ये बोल रहा है एक गेंद पीली हो, एक गेंद आपने निकाली और वो पीली हो, इसकी क्या संभावना, तो इन 7 में से एक निकलेगी, तो 7 में से एक निकलेगी और टोटल 10 में से एक निकलेगी, तो 7/10 आंसर आ जाएगा, यानी कि इस सवाल का आंसर हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। बात समझे। ठीक है, तो चलो, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। बाकी मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगली क्लास में हम और इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर करना है सभी लोगों को, जो वीडियो आखिरी तक देख रहा है, लाइक करना है, कमेंट करना है, पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। बाय बाय।